नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का श्योर सिलेक्शन यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, मैं आज का करंट अफेयर्स 14 मार्च, पिछले 2 दिन से करंट अफेयर्स नहीं आया था, उस सभी को कंपाइल कर लेकर आ गया हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्योर सिलेक्शन पे। आशा करता हूं आप सब फिर से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो आज 14 मार्च का करंट अफेयर्स, आइए जानते हैं क्या क्या जानते हैं। कि सबसे पहली बात की क्या है आज, तो आज जो है बहुत ही महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा, तो आज अल्बर्ट आइंस्टीन का दिवस भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन आज ही का उनका जो है जन्म हुआ है। और उनका जन्म कहां पे हुआ था, तो 14 मार्च। सबसे पहली बात जानेंगे कि उनका जन्म जो हुआ था 14 मार्च को हुआ था 1779 में। 1779 में जो 1779 में जो है 1779 में उनका जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। लेकिन ये पलायन कर कहां पे चले गए भाई, ये चले गए अमेरिका। और 1955 में वहां पे उनका निधन हो गया 18 अप्रैल को। यानी 14 मार्च 1779 को जन्म इनका हुआ जर्मनी में और इनका निधन हो गया 18 अप्रैल 1955 तक। ये पूरा अपने जीवन काल के लगभग 6% ही दिमाग का इस्तेमाल किए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्या कर दिए थे, खोज किए हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज किए हुए थे जो आज सभी लोग उससे डरते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या खोज किया था। तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत खोज किया था और द्रव्यमान माइनस ऊर्जा समीकरण का खोज किया था, यानी E बराबर mc स्क्वायर का खोज किए थे। E बराबर mc स्क्वायर का खोज इन्होंने किया हुआ था। और सामान्य अपेक्षिकता का सिद्धांत खोज किया था 1916 ईस्वी में। और बहुत सारा खोज इन्होंने किया है, बहुत सारा खोज किया हुआ है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है भौतिकी में। और भौतिकी के कौन सा किस लिए मिला हुआ था, तो इन्होंने खोज किया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए इन्हें क्या मिला है भाई, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और भी जानते हैं कि इन्हें और भी क्या मिला हुआ है, तो मट्यूकिस्सी पदक में मिला हुआ है, मट्यूकिस्सी पदक मिला हुआ है, कोपले पदक में मिला हुआ है, मैक्स प्लैंक पदक में मिला हुआ है। यानी मट्यूकिस्सी पदक जो है 1921 में मिला हुआ है, ठीक है। कोपले पदक में मिला हुआ है 1925 में, मैक्स प्लैंक पदक में मिला हुआ है। फिजिक्स, ये सभी चीज साइंस के सेक्टर में इन्हें मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में ही इनको मिला हुआ है 1929 में। टाइम पत्रिका द्वारा सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इन्हें कहा गया 1999 ईस्वी में। यानी पूरा 100 वर्ष में जो है टाइम पत्रिका के द्वारा इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। समझ में आया, इन्होंने ही खोज किया है E बराबर mc स्क्वायर। इसके लिए इन्हें 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का मुख्य चर्चा क्या है। पंत ने रिकॉर्ड तोड़ा है, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। पंत का पलटवार 28 गेंद पर अर्धशतक, कपिल का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। ऋषभ पंत जो है प्रथम भारतीय जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाए। इसके पहले जो थे कपिल देव जो थे 30 गेंद में लगाए हुए थे, लेकिन इन्होंने 28 गेंदों में मात्र लगाए हुए हैं, ठीक है ना। 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1982 में कपिल देव ने लगाया था श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान के खिलाफ लगाए हुए थे कपिल देव ने। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ लगाकर रिकॉर्ड उनका तोड़ दिया। और सरदुल ठाकुर ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, जो कि 2021 में लगाया था। उन्होंने लगाया था 31 गेंद में, सरदुल ठाकुर ने टेस्ट में अर्धशतक लगाया था। लेकिन ये प्रथम भारतीय क्रिकेटर जो है, भारतीय क्रिकेटर टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले ऋषभ पंत बन गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, जलवायु बल अटलांटिका अभियान के लिए आरुषि वर्मा का चयन हुआ है। जलवायु बल अटलांटिका अभियान के लिए जो है आरुषि वर्मा का क्या किया गया है, चयन हुआ है। पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज जो हैं, ये पिस्टल और ट्रैप शूटिंग करती हैं, इन्हें राष्ट्रीय स्तर का एक निशानेबाज हैं ये, ठीक ना। आरुषि वर्मा को मार्च 2022 में होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यानी भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं आपके सामने आपकी देश की बेटी, क्या नाम है इनका, आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा जो है जलवायु अंटार्कटिका अभियान के लिए जो है, अंटार्कटिका अभियान के लिए इन्हें क्या किया गया है, चुना गया है। यह जानने वाली है। अभियान का उद्देश्य जो है क्या है, जलवायु अंटार्कटिका अभियान का उद्देश्य यह जो है जागरूकता बढ़ाना और अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए काम करना। यानी अंटार्कटिका के ऊपर आपको पता होगा कि
O3 यानी ओजोन लेयर में क्या पड़ा हुआ है भाई, ओजोन लेयर में जो है, ओजोन लेयर में क्या पड़ा हुआ है, छिद्र पड़ गया है। ओजोन लेयर में क्या हुआ है, छिद्र पड़ गया है। छिद्र बहुत सारा, बहुत ही बड़ा छिद्र पड़ा हुआ है। उसी को क्या करना है भाई, संरक्षित करने के लिए 2041 क्लाइमेट फोर्स अगली पीढ़ी के लिए क्या है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन यानी सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस का प्रशिक्षित और विकसित करने के लिए एक वैश्विक पहल है, और यह एक वैश्विक पहल के रूप में अपनाया गया है। तो आरुषि वर्मा हमारे देश की बेटी जा रही है, ठीक ना, क्या चीज, जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए। आगे समझते हैं, भारत के सबसे बड़े तैरते हुए क्या हुआ है, तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हो गया है। भारत के जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। कहां पे हुआ है, तो ये हुआ है तेलंगाना में, ये सॉरी तमिलनाडु में हुआ है। जानते हैं सदर्न यानी साउथ, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसपीक, क्या है भाई, एसपीक, एसपीआईसी, साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2022 में, यानी अभी मार्च 2022 में भारत की सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा का संयंत्र का उद्घाटन पूरी तरह से संचालन कर दिया है। और ये पूरी तरह से क्या हुआ है भाई, संचालन हो गया, अब ये चलने लगा, संचालन हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा, एसपीआईसी के द्वारा, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के द्वारा। और कहां पे हुआ है, तमिलनाडु के तुतिकोरिन में एसपीक कारखानों के परिसर में स्थित यह 48 एकड़ का तैरता हुआ, कितना एकड़ का है भाई, 48 एकड़, 48 एकड़, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 48 एकड़ का है, ठीक ना। 48 एकड़ का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 62 एकड़ में फैले एक बड़े जलाशय पर स्थापित किया गया है। और ये जो पानी जो है, ये जलाशय जो है, टोटल जो है जलाशय, यानी जलाशय जो है, जलाशय आपके सामने हो 62 एकड़ है, 62 एकड़ में जलाशय है। और ये जो फैला हुआ है, ये जो संयंत्र जो है 48 एकड़ में संयंत्र फैला हुआ है, 48 एकड़ में। यह प्रति वर्ष 42 मिलियन यूनिट जो है बिजली उत्पादन करेगा, यानी 42 मिलियन यूनिट जो है, 42 मिलियन यूनिट जो है क्या होने जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाना होने वाला है इससे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहां पे खोला गया है, तो ये तुतिकोरिन, तमिलनाडु के तुतिकोरिन में खोला गया है। आइए जानते हैं आगे, आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्या है, वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों पर आरबीआई ने एक पुस्तिका जारी किया है। क्या पुस्तिका जारी किया है, यानी वित्तीय जितना लेन देन होता है उसमें धोखाधड़ी होगा, उसके लिए आरबीआई ने एक पुस्तिका जारी किया है। क्या जारी किया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बी अवेयर नामक एक पुस्तक की जारी किया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, ठीक ना, शशिकांत दास, उनके द्वारा ही यह किया गया है, शशिकांत दास, ठीक है। धोखेबाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देता है। और ये जो है बी अवेयर, क्या है बुक का नाम, बी ए को अलग किया है, अवेयर, बी अवेयर, ठीक ना। यह पुस्तिका जो है जारी किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो है धोखेबाज लोगों के द्वारा कैसे तौर तरीका अपनाया जाता है उसके बारे में दिया गया है। यह नकली ऋण वेबसाइट यानी गलत शर्त लोन वेबसाइट जो है क्रिएट करते हैं, सहित सीम स्वैप भी करवाते हैं, फिशिंग लिंक, लॉटरी इत्यादि जैसी आमतौर पर उपयोगी की जाने वाली धोखेधारी तकनीकों के खिलाफ सुरक्षा उपयोग पर विस्तार बताता है। यानी बी अवेयर जो बुक है, जितना भी हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल में लिंक वगैरह आएगा तो आप उसको कुछ पे क्लिक वगैरह मत कीजिएगा, तो ये बुक जो है उस सब के बारे में बताता है। बी अवेयर किसके द्वारा जो है किया गया है, तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा किया गया है। आगे देखते हैं, रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन कर दिया गया। क्या किया गया है भाई, एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट, का पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा यह किया गया। 9 मार्च को किया गया, इसका विमोचन किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। भूपेंद्र यादव है कौन भाई, तो ये जो है जलवायु मंत्री है। कौन है, जलवायु मंत्री है। जलवायु मंत्री के द्वारा इसका विमोचन
किया गया। इसमें भारत की विकास यात्रा के में श्रम योगदान का प्रख्यात यानी श्रम योगदान का पूरा प्रख्यात इसमें बात किया गया है। लेबर का योगदान के बारे में प्रख्यात शिक्षाविदी चिकित्सकों द्वारा लिखे गए 12 लेख शामिल हैं, यानी शिक्षक और चिकित्सक जो है उसमें लिखे हुए 12 गो लेख शामिल है। कितना? 12 लेख शामिल है। और बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान में इस पुस्तक की प्रकाशिता किया गया। और बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान में इसकी पुस्तिका का जो है प्रकाशन किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। रोल ऑफ लेबर्स इंडियाज डेवलपमेंट का पुस्तक का विमोचन किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। देखिए यूनानी चिकित्सा में जो है आहार और पोषण पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 10 मार्च को। केंद्रीय आयुष पतन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, क्या है भाई? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 10 मार्च को श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा के आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। उन्होंने घोषणा की कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान की उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सत्र में 2 यूनानी ई पुस्तक का विमोचन हुआ है और सत्र में 2 गो पुस्तक का विमोचन भी किया गया यूनानी पुस्तक का। नेक्स्ट जानते हैं कि NARCL में 5% हिस्सेदारी हासिल करेगा ICICI। NARCL जो है एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। NARCL आप लोग देखे भी होंगे, इसका गाड़ी चलते रहता है। NARCL का जो है रिकंस्ट्रक्शन करने वाली एक कंपनी है। इसमें जो है 5% जो है हिस्सेदारी यानी इक्विटी जो है वो इक्विटी जो है हासिल करने जा रहा है ICICI बैंक जो है। ICICI जो है वो क्या करने जा रहा है? बैंक जो है इसका हिस्सेदारी कैप्चर करने जा रहा है। NARCL एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसे 2021 में निगमित किया गया था। और यह निगमित एक कंपनी है जो है परिसंपत्ति जो पुनर्निर्माण करती है, रोड वगैरह बनवाती है। बैंक NARCL में 5% तक इक्विटी होल्डिंग का अधिग्रहण करेगा, जिसमें किस्तों का 137.5 करोड़ रुपए तक कुल नगद राशि होगी, यानी टोटल 137.5 करोड़ रुपीस तक 137.5 करोड़ रुपीस तक क्या होने जा रहा है? इसमें हिस्सेदारी हासिल किया जाएगा, इक्विटी किया जाएगा। इक्विटी निवेश किस्तों पर होगा, जिसमें पहली किस्त 31 मार्च 2022 तक की जाएंगी, यानी यह जो है 31 मार्च तक किस्त इसका शामिल किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं आपके सामने, बहुत ही फास्ट सुनते हैं, पहले सुनना है इसको, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। सुनना यह है कि क्या कह रहा है भाई, आरबीआई ने हाल में किस पेमेंट बैंक के नए ग्राहकों का ऑन बोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? पेटीएम, क्या चीज? पेटीएम पेमेंट बैंक को। किसको? पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या किया? ऑन बोर्डिंग रोकने के लिए निर्देश दे दिया आरबीआई ने, ठीक ना। एसीआई वर्ल्ड ने ACQ अवार्ड्स 2021 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? 6 भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली थी, आपको पता होना चाहिए, पूरा बिजिएस्ट हवाई अड्डों में, ठीक ना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो है उड्डयन मंत्री है, आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एक विदेश में ये भी गए हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी गए हुए थे, ठीक ना। 5 मंत्रियों में एक मंत्री ये भी गए हुए थे भारतीयों को लाने के लिए। किसे हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है? वो है देवाशीष पंडा। क्या है भाई? देवाशीष पंडा। देवाशीष पंडा जो है इन्हें जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है, देवाशीष पंडा को। डेमोक्रेसी रिपोर्ट आया है भाई, डेमोक्रेसी रिपोर्ट ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत का स्थान जो है 93 नंबर पे है। मैं इसको चर्चा करूंगा कि 1 2 3 4 5 नंबर पे कौन है। भारत का स्थान जो है 173 देशों में, 173 देशों में, कितने नंबर देशों में? 173 देशों में जो है, टोटल 173 देशों में है। डेमोक्रेसी में जो है 93वां स्थान मिला है इंडिया को, ठीक ना। इंडिया को जो है 93 नंबर स्थान मिला हुआ है, 93 नंबर, इस बात को समझिएगा। 93 नंबर पे राम राघवन की जगह प्रभा नरसिम्हा को हाल ही में किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो कोलगेट पोमोलिव लिमिटेड का। देखिए राम राघवन जो है पहले कोलगेट के क्या थे भाई? CEO थे। अब उनके जगह पे कौन आ गया है? अब उनके जगह पे आ गया है प्रभा नरसिम्हा को। प्रभा नरसिम्हन जो है कोलगेट के नए और
और पोमलियू लिमिटेड के नए क्या बन गए हैं, एमडी और सीईओ बने हुए हैं। आप लोग समझते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है, वो है त्रिपुरा सरकार ने। और ये भी दिमाग में रखिएगा वो कौन सी सरकार जो है बनते बनते अभी समझ लीजिए कौन सी सरकार जो है पुराने जितने भी क्या हुए हैं, जितने भी रिटायर्ड एमएलए चाहे एमपी हैं उनका सभी चीज यानी सुरक्षा हटा दिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी पंजाब की सरकार आम आदमी की सरकार जो है ऐसा कर दिया है, इस बात को ध्यान में रखिए। 14 मार्च को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पाई दिवस। 14 मार्च यानी आज जो है पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, पाई दिवस, ठीक ना। और पाई का ओरिजिनल यूज जो होता है पिज्जा बनाने में होता है, पाई दिवस, ठीक ना। पाई दिवस आज ही है, पाई दिवस आज ही है, और पाई का ओरिजिनल यूज जो होता है पिज्जा बनाने में ही हम लोग करते हैं। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो भारत, ठीक ना। शूटिंग रेंज जो है, शूटिंग में भारत जो है 1 नंबर पर रहा है, भारत। हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, वो है नाबार्ड ने। नाबार्ड ने जो है प्रकृति के नेचुरल रूप से खेती करने के लिए जीवा कार्यक्रम का शुरुआत किया हुआ है। आइए देखते हैं आगे, आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्या है भाई आगे। चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने किया पहला प्रेक्षण। जो चंद्रयान 2 जो है लॉन्चिंग होने वाला है, तो उसका जो है स्पेक्ट्रोमीटर जो है क्या कर लिया है, प्रेक्षण कर लिया है, नहीं क्या कर लिया, प्रेक्षण कर लिया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 यानी CHASC 2 में कमजोर चंद्र क्या है एक्सोफियर्स में आर्गन 40 के वैश्विक वितरण का कंपनी अपनी तरह का पहला प्रेक्षण किया है, यानी चेस 2 चंद्रयान 2 विमान मिशन पर एक क्या है क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर है, यानी ये चंद्रयान 2 जो है यह चंद्रयान के लिए मिशन है भाई, ठीक ना। इसका एक अच्छा सा परीक्षण हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे समझते हैं, वो एक शीतलक है, ओके। आगे समझते हैं क्या है ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए जो है लंबे समय से सूचीबद्ध टॉम्ब ऑफ सैंड है, यानी सूची में सबसे पहले बहुत पुराना से जो है टॉम्ब ऑफ सैंड जो है, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब मतलब होता है मकबरा होता है, बालू का मकबरा समझिए। बहुत दिनों से अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इसे शामिल कर दिया गया, टॉम्ब ऑफ सैंड। गीतांजलि श्री का, यह किसका है भाई, गीतांजलि श्री का अनुवाद किया गया एक उपन्यास है, इन्होंने हिंदी में इसको क्या किया है, अनुवाद किया हुआ है, हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड। मूल रेत समाधि के अनुवादित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध है, बहुत दिनों से ये क्या है सूचीबद्ध है। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, इसका अनुवाद जो है डेजी रॉकवेल की हुई है। यह एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद उदास रहती है, यानी अपने पति की मृत्यु के बाद उदास रहने का काम करती है, उदास रहती है। वो एक 80 वर्षीय महिला का कहानी है, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक ना। यह पहली बार जब किसी हिंदी उपन्यास के अनुवादित पाठ को पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है, और ये पहली बार ये पुस्तक जो है हिंदी अनुवादित किया गया है, टॉम्ब ऑफ सैंड। और बहुत दिनों तक ले इसको क्या किया गया है, अनुवादित, इसको बहुत दिनों तक क्या किया गया है भाई, सूचीबद्ध, रोक कर रखा गया, सूची में लगाकर रखा गया है। आगे समझते हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पे है क्या भाई, एस श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास लेने की घोषणा किया है, यानी एस श्रीसंत जो है एक जो है खतरनाक खिलाड़ी इंडिया का, ठीक ना, बिना डरने वाला खिलाड़ी एस श्रीसंत संन्यास ले लिया। आइए समझते हैं कि कितना टेस्ट मैच इन्होंने खेला, 27 टेस्ट मैच में 27 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 53 एक दिवसीय, यानी 27 जो है टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और 53 गो जो है वनडे मैच खेले हुए हैं, और 27 टेस्ट मैच में 87 विकेट लिए हुए हैं, और इसमें 75 विकेट लिए हुए हैं, और 10 T20 मैच खेले हुए हैं, 10 T20 मैच खेले हुए हैं, 10 T20 मैच खेले हुए हैं, और इसमें जो है 10 T20 मैच में 7 विकेट लिए हुए हैं। बीसीसीआई ने अगस्त 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में इन्हें पकड़ लिया था, और 2013 में इन्हें स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पकड़ा हुआ था, ठीक ना। इनके साथ साथ बहुत सारे लोग भी पकड़ाए हुए थे, जैसे कि अजीत चंडीला और अंकित चौहान भी साथ साथ श्रीशांत के साथ साथ पकड़ाए हुए थे स्पॉट फिक्सिंग में, ठीक ना। स्पॉट फिक्सिंग में ये सब पकड़े गए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेल रहे थे, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे, ठीक ना, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे, चेन्नई का मैच था। रत्नाकर शेट्टी के आत्मकथा ऑन बोर्ड, ये रत्नाकर शेट्टी का एक कथा है, आत्मकथा ऑन बोर्ड का विमोचन कर दिया गया है। मार्च 2022 में एक प्रकाशक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथा ऑन बोर्ड, और रत्नाकर शेट्टी कौन है भाई, माई ईयर्स,
इन बीसीसीआई माई ईयर्स इन बीसीसीआई यानी बीसीसीआई में जब रह चुके हैं, यानी भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में ये रह चुके हैं, ठीक ना। उन्हीं के सेठी मुंबई क्रिकेट संघ के सेवा करने के बाद या मुंबई क्रिकेट संघ के जो है एमसीए के सेवा करने के बाद जो है बीसीसीआई में पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने हुए थे। यानी जो है आपके सामने रत्नाकर सेठी, क्या है, रत्नाकर सेठी भारत के पहले बीसीसीआई में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने हुए थे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने हुए थे। एमसीए और बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार के पुस्तक का विमोचन किया, ठीक ना। इसको शरद पवार ने इसका विमोचन किया। कौन किए हुए? शरद पवार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, शरद पवार यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, शरद पवार आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक ना। शरद पवार यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने इनका पुस्तक का विमोचन किया हुआ है, ठीक है ना। आगे समझते हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पे भारतीय मानक ब्यूरो, क्या है भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और आईआईटी रुड़की के बीच जो है समझौता किया गया है। आपको पता होगा, मैंने बताया भी था पिछले क्लास में, ठीक ना। बीआईएस और आईआईटी रुड़की में क्या हुआ है, समझौता किया गया है, ठीक ना। ज्ञापन पर समझौता किया गया है। ये कब किया गया है? 10 मार्च को। मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर गतिविधियों के लिए संस्थान ने क्या किया है भाई, बीआईएस द्वारा स्थापित पहला मानकीकरण शेयर होगा। समझौता ज्ञापन पर मानकीकरण, ये क्वेश्चन सिर्फ बनेगा कि आईआईटी रुड़की और किसके बीच संबंध जो है समझौता किया गया है, तो बीआईएस के द्वारा, यानी बीआईएस प्लस आईआईटी रुड़की में क्या है, आईआईटी रुड़की और बीआईएस में क्या हुआ है, समझौता ज्ञापन किया गया है। आगे समझते हैं, आगे क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस 10 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 मार्च को। 10 मार्च को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेज, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में मनाया गया 10 मार्च को। इस बात को और दिमाग में अच्छा से रखिएगा, 10 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेज के रूप में मनाया गया, यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 10 मार्च 2022 को ये पहला जो है 10 मार्च 2022 को ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 10 मार्च 2022 को ये पहला इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के रूप में मनाया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एकदम ये क्वेश्चन बनेगा, लड़ेगा भाई, छपेगा एग्जाम में, छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे संबंधित प्रस्ताव पारित करने के बाद पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया और इसे मनाया गया। और इसका जो है 2021 में ही क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया था यूएन में। इसका उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर योगदान को पहचाना है। और इसका उद्देश्य जो है क्या है, एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योगदान का पहचान है। यह दिवस उन महिलाओं और लड़कियों को भी सशक्त बनाता है जो इस समुदाय में जज और लीडर्स बनने के महत्वाकांक्षा रखती है। यानी जज और लीडर्स बनने वाली लड़कियों के लिए भी, जज और लीडर्स बनने वाली, नेता बनने वाली लड़कियों के लिए भी बहुत ही क्या है भाई, बहुत ही जो है किफायती है, ठीक ना। ये उनके लिए इस दिन को रखा गया, यूएन में पारित कर दिया गया था, यूएन में इसको पारित कर दिया गया था, यूनाइटेड नेशन में इसको पारित कर दिया गया था अप्रैल 2021 में ही, अप्रैल 2021 में ही पारित कर दिया गया था। और 10 मार्च को मनाया गया, क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। और 2 दिन बाद इसको 10 मार्च को ऐसा मनाया गया। आगे सकते हैं, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किया गया शुरू, जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू कर दिया गया। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन, पूर्वी रेलवे का जो है आसनसोल डिवीजन है ने झारखंड के थापर नगर में मैथम पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। दिसंबर 2021 में जीसीटी नीति के प्रकाशन के बाद भारतीय रेलवे ने पहला ऐसा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो का उद्घाटन कर दिया गया। बस दिमाग में रखिएगा कि यह गति शक्ति का उद्घाटन कर दिया गया है। यह 2009 से ही ऐसा करने की सोचा गया था, ठीक ना। आगे समझते हैं, आगे क्या है, 2022-23 के लिए सीआईआई कर्नाटका के अध्यक्ष बने हैं अर्जुन क्या है भाई, अर्जुन रंगा बने हुए हैं, और अर्जुन रंगा ये बने हुए हैं। अर्जुन रंगा जो है, अर्जुन रंगा 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई कर्नाटक राज्य के परिषद के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे समझते हैं, बहुत ही तेजी से समझेंगे, तेजी के रूप में समझने वाले हैं। किस राज्य के डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप डिलीवरी की गई है, वो की गई है बिहार राज्य की,
ठीक ना। बिहार राज्य की जो है, बिहार राज्य की डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है बिहार में, ऐसा बिहार में किया गया। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया गया, मैंने बताया था ना, थापरनगर झारखंड, अभी बताया ना, थापरनगर झारखंड, इस बात को ध्यान रखिएगा, थापरनगर झारखंड में सबसे पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन किया गया, 150। इसरो यंग साइंटिस्ट जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा 150 को पूरा इंडिया भर में से यंग साइंटिस्ट को क्या किया गया है, चयनित किया गया है इसरो के द्वारा। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नाबार्ड के साथ, किसके साथ, नाबार्ड के साथ जो है समझौता किया है, वो किया ओडिशा। ओडिशा ने जो है नाबार्ड के साथ जो है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एकदम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ओडिशा ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। किस देश ने राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी पर कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर किया है, अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है कार्यकारी रूप से क्या किया है भाई, साइन कर दिया है, एक्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दिया है क्रिप्टो करेंसी। वी डेम क्या है भाई, वी डेम, वी है वी, क्या है भाई, वी डेम, अभी मैंने बताया था जिसमें 93 नंबर पे था। वी डेम डेमोक्रेसी है, वी डेम डेमोक्रेसी, क्या है, डेमोक्रेसी। 2022 में भारत किस स्थान पर रहा, 93 नंबर स्थान पर रहा। आइए समझते हैं वी डेम डेमोक्रेसी क्या होता है, किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पर वी डेम इंस्टीट्यूट, देखिए वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी करने वाला एक लोकतंत्र पूरा विश्व भर में देश। समझते हैं क्या है, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द डेमोक्रेसी रिपोर्ट वाज रिलीज रिसेंटली बाय द वीडेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन। कहां पे है भाई, ये जो है डेमोक्रेसी का जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। अब सोच लीजिएगा हमारा देश लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, उसके बाद भी 93 नंबर स्थान पे है। कितना नंबर पे है, 93 नंबर। ये जारी जो किया है इस बार 2022 वाला वीडेम इंस्टीट्यूट कहां का है, स्वीडन का है, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग का स्वीडन का एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वीडेम इंस्टीट्यूट। द स्टडी वाज टाइटल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, इसको टाइटल किया गया डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान जो है 93 नंबर पर रहा है। ऑटोक्रेसीजाइजेशन चेंजिंग नेचर, द रिपोर्ट क्लासिफाई कंट्रीज इनटू 4 रिज्म टाइप्स, यानी जो है कंट्री का जो नेचर को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एलडीआई यानी लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रो ऑटोक्रेसी एंड क्लोज ऑटोक्रेसी। ये चार जो है ऑटोक्रेसी के रूप में, यानी चार ठो क्या बोल सकते हैं, चार ठो टाइप, उसके स्कोर के आधार पर उसके स्कोर के आधार पर जो है चार भागों में यानी चार हिस्सों में जो है क्या किया गया है, बांटा गया है। जिसमें जो है भारत जो है एलडीआई में, किसमें आया है, एलडीआई में जो है 93 नंबर स्थान ग्रहण किया है। आइए समझते हैं कि कौन कौन सा देश 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। आपके सामने आपके स्क्रीन पे 1 नंबर वाला देश जो है स्वीडन है, क्या है, 1 नंबर देश जो है स्वीडन है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के द्वारा, डेमोक्रेसी के मामले में। डेनमार्क 2 नंबर पे, नॉर्वे 3 नंबर पे है, कोस्टा रिका 4 नंबर पे है, न्यूजीलैंड 5 नंबर पे, यानी ये पांचों देश 5 स्थान ग्रहण कर दिया है। और अपना देश जो है ओए नरेंद्र मोदी जी 93 नंबर पे है, कितना नंबर पे है, 93 नंबर पे आया है अपना देश, 93 नंबर पे डेमोक्रेसी के मामले में। आगे समझते हैं क्या है, किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेपाल देश की जो है ट्रांसजेंडर महिला जो है, क्या नाम है उसका, श्रेष्ठ को इंटरनेशनल भूमिका श्रेष्ठ में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेपाल की महिला को। साल 2022-23 के लिए सीआईआई, मैंने अभी बताया कि किसका, अर्जुन रंगा जो है बने हुए हैं सीआईआई। किस राज्य में एफएलओडब्ल्यू औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है, तेलंगाना में। कहां पे भाई, एफएलओडब्ल्यू औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। आगे समझते हैं किस देश के प्रधानमंत्री ली कोंकियांग 2022 में अंत में सेनावृत्त होंगे, यानी चीन के जो है प्रधानमंत्री ली कोंकियांग को सेनावृत्त यानी रिटायर्ड होने वाले हैं। किस देश के सेना प्रमुख जनरल रिचर्ड बुर ने भारतीय सेना को थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज यानी क्लॉस का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया के क्या है भाई, जनरल रिचर्ड बुर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत का दौरा किए। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना लॉन्च किया है, त्रिपुरा सरकार ने। आइए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोटिस उसके बारे में। तो श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल के द्वारा क्लासेज जो है सीयूसीटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है।
इसका जो है बैचेस परचेस करने के लिए श्योर सिलेक्शन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उस पे जो है भारी मात्रा में छूट उपलब्ध है। CUCT मतलब यूजी का एंट्रेंस के लिए आप चाहे कोई भी एंट्रेंस में कोई भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो CUCT के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा उस एग्जाम को भाग लेना होगा। उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। दुनिया पूरे भारत में लगभग 54 यूनिवर्सिटी कितना 54 यूनिवर्सिटी जो है इस बार 54 यूनिवर्सिटी जो है एक साथ आने वाली है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसका एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए CUCT का एग्जाम को क्रैक करना होगा जो कि श्योर सिलेक्शन SS चैनल यानी श्योर सिलेक्शन पे आप लोग आसानी से बैच परचेज कर लेंगे। आशा करते हैं आज का करंट अफेयर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के करंट अफेयर्स में। वीडियो आने का इंतजार कीजिए। जय हिंद।